गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एसपी राठौर अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगली बात हम करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो हम 1857 की क्रांति देखेंगे, उस क्रांति के बारे में देखेंगे कि क्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और उसके क्या परिणाम रहे। किसी भी क्रांति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जानना जरूरी है कि वो घटना हुई क्यों, कब हुई, कैसे हुई और उसके क्या परिणाम रहे। तो ऐसे ही हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं साथ ही आप लोगों से एक फिर से कह देना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल को अभी देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। मैंने पहले भी बताया है आपको, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है 1857 की क्रांति। इससे पहले कि हम अपने वीडियोस में देख चुके हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत आई थीं, उन्होंने भारत को किस प्रकार से कब्जे में लिया और उनमें सबसे होशियार कंपनी निकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भारत को पूरी तरह अपने कब्जे में लेती है, अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से। तो बाद में हमने जब कब्जे में ले लिया तो हम अब क्या करेंगे, जीवन सरल होता है, हम उसे कठिन बना लेते हैं। ये आए व्यापारियों की तरह, हमने इनका स्वागत किया, फिर इन्होंने हम पर कब्जा कर लिया, अब हम इनसे स्वतंत्रता चाहते हैं। इसी को कहते हैं, इसी को लेकर के हमने एक क्रांति कर दी, 1857 की क्रांति। ठीक है, रिवेलियन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि कोई भी घटना हुई है, यानी 1857 की जो क्रांति हुई है, ये क्रांति हुई क्यों है, कारण क्या है इस क्रांति के। सबसे पहली बात आती है कि इस क्रांति के कारण क्या थे। जानना जरूरी है ना कि कारण क्या थे। तो वो कारण क्या हैं, इस घटना के कई कारण हैं, उन कारणों को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि इस घटना के कारणों में एक कारण सबसे पहले अगर हम देखें तो इस घटना का यानी क्रांति का एक सामाजिक कारण था। सामाजिक कारणों की चर्चा करेंगे हम, सामाजिक कारण देखेंगे। तो सामाजिक कारण वो कौन से सामाजिक कारण थे जिसके कारण ये घटना हुई। तो सामाजिक कारण में देखिए क्या है सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारे लिए एक काम किया और वो था सती प्रथा का अंत। अंग्रेजों ने सती प्रथा समाप्त कर दी। अंग्रेजों ने सती प्रथा समाप्त कर दी। सती प्रथा अर्थात जब स्त्री का पति मर जाए तो उसे उसके चिता में ही जीवित जला देना ही सती प्रथा कहलाता है। आज ये घटना, बेशक ये बात हमें लगती है कि ये बहुत खराब व्यवस्था है, लेकिन उस समय ये परंपरावादी लोगों के लिए एक सामाजिक पवित्र परंपरा थी जिसे अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। इसको भी हम समाज सुधार के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन ये समाप्त कर दी गई तो भारतीय लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक नियमों और व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो विद्रोह का रूप ले लेंगे। याद रखिए, विद्रोह अकेले इसके कारण नहीं होगा, लेकिन ये वे घटनाएं हैं जो लगातार हमारे मन में इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन एक दिन कैसा होगा कि एक दिन घटना ऐसी हो जाएगी जो फट पड़ेगी, तो उसी को विद्रोह या क्रांति कह दिया जाएगा। तो सामाजिक कारण हैं, सती प्रथा का अंत कर दिया अंग्रेजों ने। इसके अलावा अंग्रेजों ने बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया। बाल विवाह प्रतिबंध कर दिया अंग्रेजों ने कि अब बाल विवाह नहीं किए जा सकते। पहले 8 साल, 10 साल, 5 साल, 11 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बच्चों का शादी, लड़कों की शादी कर दी जाती थी। इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। यह भी हमारी एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसे अंग्रेजों ने छेड़ा। एक और चीज अंग्रेजों ने की, वो थी विधवा पुनर्विवाह कानून। इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर के आए थे। यानी कि पहले भारत में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने विधवाओं को पुनर्विवाह को लागू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीयों को, एक और भारतीयों की जो परंपरा थी वो तोड़ी अंग्रेजों ने, जिसको लेकर के हम विद्रोह में आगे बढ़ेंगे। तो ये सामाजिक कारण हो गए। अन्य भी कारण हैं, लेकिन प्रमुख सामाजिक कारणों में सती प्रथा की समाप्ति की अंग्रेजों ने, बाल विवाह पर रोक लगा दी, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी, कानून बना दिया इसको लेकर के। अगली बात करें, दूसरे जो सामाजिक कारण हो गया, और दूसरा कारण जो है वो क्या है, सामाजिक के साथ साथ एक आर्थिक कारण भी है। यानी कि 1857 के विद्रोह का एक आर्थिक कारण भी है। वो आर्थिक कारण क्या है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। वो आर्थिक कारण क्या है।
आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारत में जो था, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में भू राजस्व की जो व्यवस्था बनाई थी, भू राजस्व व्यवस्था, अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो बड़ी खराब थी। इसमें सिर्फ शोषण के अलावा भारतीयों का कुछ नहीं हुआ। भारतीय किसान तो बिल्कुल लगभग, हथकरघा उद्योग तो लगभग पूरी तरह समाप्त से हो गए। तो वो भू राजस्व की देखिए 3 व्यवस्थाएं लागू की थी अंग्रेजों ने। भू राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्था लागू की है अंग्रेजों ने? तो देखिए भू राजस्व की एक व्यवस्था अंग्रेजों ने सबसे पहली व्यवस्था लेकर के आए थे स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अंग्रेज लेकर के आए और इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में किसानों का शोषण हुआ, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हैं। दूसरी चीज देखें, स्थायी बंदोबस्त के अलावा भू राजस्व की एक और पॉलिसी लेकर के आए थे अंग्रेज, और वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था ने भी किसानों का शोषण किया, हम विद्रोह करेंगे। और तीसरी है अंग्रेजों की जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में मैं अलग से एक वीडियो पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति और उसके कारण। तो एक सामाजिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण चूंकि हमने देख लिया है, इसके अलावा भी एक और कारण है, और वो कारण कौन सा है? और वो तीसरे कारण की यदि हम बात करें तो वो है इसका एक राजनैतिक कारण। क्या है? राजनैतिक कारण भी है इसका, इस घटना का। राजनैतिक कारण में क्या सम्मिलित होता है? देखिए राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण में जो अंग्रेजों की डलहौजी की राज्य हड़प नीति, सबसे बड़ा कारण डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत नीति। व्यपगत नीति या इसका मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1858 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, उसने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी भारतीय राजा बिना उत्तराधिकारी के या निसंतान मर जाएगा, उसकी रियासत को, उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा। यही थी इसकी डलहौजी की विलय की नीति। यह सबसे बड़ा एक राजनीतिक कारण सिद्ध होता है। ये एक सबसे बड़ा कारण सिद्ध होता है कि कई राजा महाराजा, रियासतों के नवाब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। तो राजनीतिक कारण हो गए। अब ये सब तो हो ही रहा है, मतलब ऐसे समझो कि जैसे रोज क्या हो रहा है कि पड़ोसी कोई ना कोई फफूंद फैला रहा है आपके यहाँ, ठीक है, कोई ना कोई रोज का तमाशा, कुछ ना कुछ। आप हैं कामकाजी आदमी, आप रोज चले जाते हैं ऑफिस अपने, भाई चलो काम करना है। एक दिन संडे पड़ गया, छुट्टी थी, घर पे ही थे, पत्नी रोज आपसे कहती है, आप टाल जाते हो। फिर क्या हुआ, एक दिन संडे था भाई, सब पड़ोसी ने फिर कुछ फफूंद फैलाया। उस दिन आप एकदम भरे बैठे थे, बीवी रोज सुना रही थी। तो अब क्या करोगे? अब हुआ ये कि आज नहीं रुकना है, आज तो एकदम लड़ाई चालू। तो वो होती है तात्कालिक घटना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि तात्कालिक घटना क्या थी इस 1857 के विद्रोह की। यानी चौथे कारण पे बात करें तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है? किसकी बात हो रही है? तात्कालिक कारण की। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है इस घटना का, ऐसा माना जाता है। क्यों? जैसा मैंने कहा ना, लगातार हो रहा था, हम झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये तात्कालिक घटना, इंस्टेंट घटना ऐसी हुई जिसने हमें विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। तात्कालिक कारण देखिए होता क्या था कि ब्रिटिश सेना में एक राइफल प्रयोग की जाती थी, जो कि नई राइफल इंट्रोड्यूस करी इन्होंने। ब्रिटिश सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करा गया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करा गया और एनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता था वो बहुत ही लंबा होता था, उसके ऊपर एक कैप लगी होती थी। और बात आती है इसी एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, वो कारतूस था चर्बी वाला कारतूस। कौन सा? चर्बी वाला कारतूस। कहते हैं कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस लगता था उसकी कैप चर्बी की बनी होती थी, और ये चर्बी होती थी, ऐसा माना गया है कि ये चर्बी होती थी गाय की व सुअर की। गाय की
वह सूअर की चर्बी होती थी। आप सब जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय और सूअर दोनों ही खाना एकदम मतलब पाप है एक तरीके से, और मुसलमानों के लिए सूअर। तो इसको लेकर के ये और अंग्रेज कहते हैं कि ऐसा था, भाई ऐसा था नहीं, बल्कि अफवाह उड़ा दी गई थी। लेकिन कई लोग मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा था, उसकी चर्बी थी लगी हुई थी, जिसकी वजह से सिपाही क्या करेंगे। देखिए, तात्कालिक कारण में यही है कि जब अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की तो उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। तो आप समझिए कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का। तो वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, और चर्बी थी गाय की व सूअर की। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और करते आ रहे थे, आर्थिक रूप से भी। इतना हद ये थी कि आप समझिए सेना में कौन होता है, सेना में जाता है किसान का बच्चा। हर कोई व्यापारी का बच्चा थोड़ी जाता है, उद्योगपति का बच्चा सेना में नहीं जाता, जाता है किसान का बच्चा। और किसान का शोषण हो रहा है, वो जो मैंने बताया भू राजस्व की व्यवस्थाओं के द्वारा घर पे, और उसका बच्चा शोषित हो रहा है कहां पर, सेना में। तो हर जगह से वो सैनिक क्या होता है, परेशान हो रहा है। इसीलिए सैनिक सबसे पहले इस विद्रोह को अंजाम देंगे। किस विद्रोह को, 1857 के विद्रोह को। तो देखते हैं कैसे। तो याद रखिएगा, तात्कालिक कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक से घटना घटी और हमने विद्रोह कर दिया। कैसे हुआ यह विद्रोह, क्या हुआ उस समय, समझिए क्या हुआ। क्या हुआ ये कि ये बात है जनवरी 1857 की। जनवरी 1857, जनवरी 1857 कहां की, दमदम। कहां की बात हो रही है, दमदम की। जनवरी 1857 दमदम। दमदम कहां है, पश्चिम बंगाल में। जनवरी 1857 में दमदम के सिपाहियों ने कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। किसने मना कर दिया, सिपाहियों ने मना कर दिया। अब सिपाहियों ने जब मना कर दिया तो उनके साथ क्या होगा, अंग्रेजों ने इनको दबा दिया। कोई बात नहीं। जनवरी के बाद होती है बात फरवरी में। किसकी बात हो रही है, फरवरी में। फरवरी में बात हो रही है बहरामपुर की। फरवरी में बहरामपुर, बहरामपुर के सिपाहियों ने भी यही कहा, इनको भी दबा दिया गया। उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाएगा मार्च में। यहां एक बड़ी घटना होगी। मैं बता दूं आपको कि यहां पे सिपाही विद्रोह तो कर रहे हैं, लेकिन सिपाहियों को दबा दिया जा रहा है। अंग्रेजों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आप जान लीजिए कि विद्रोह की शुरुआत तो लगभग हो ही चुकी है, लेकिन कोई बड़ी घटना अभी तक अंजाम नहीं दी गई है। अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं भाई साहब, नहीं पड़ेगा तो अब पड़ेगा, देख लो कैसे पड़ेगा। पड़ेगा भैया, सब कुछ सबको फर्क तो पड़ता है ना। टीवी पे एक बहुत पहले ऐड आया करता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बाद में पता चली कि फर्क तो पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ा, मार्च की बात है, और ये मार्च था 29 मार्च 1857। और बात कहां की है, बात हो रही है बैरकपुर। कहां की बात हो रही है, बैरकपुर। और बैरकपुर कहां है, बैरकपुर है बंगाल। बैरकपुर बंगाल की बात हो रही है। बैरकपुर बंगाल में क्या होता है जिसकी वजह से हम इसको विद्रोह मानते हैं। यहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। याद रखिए, विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है, यहीं से होती है विद्रोह की शुरुआत। तो विद्रोह की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ कि इस दिन से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल के एक सिपाही हैं, इनका नाम है मंगल पांडे। कौन है, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो हैं ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हैं, पैदल सेना के। इसके एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही यानी कि मंगल पांडे 34वीं पैदल सेना के सिपाही हैं, मंगल पांडे। और मंगल पांडे क्या करेंगे, ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देंगे। मंगल पांडे क्या करेंगे, चर्बी वाले कारतूस का, पंडित जी हैं, जाहिर बात है वो मांस का तो प्रयोग करने का मतलब ही नहीं बनता। तो मंगल पांडे जी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देते हैं। मना कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं अंग्रेज मान लेगा कि अच्छा भैया ठीक है रहने दे, आज तू नहीं करेगा प्रयोग, रहने दे, हम किसी और से करवा लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं। अगर और उसका नियम जानते क्या होता है कि अगर सेना में एक सिपाही ने मना कराया और आपने उसकी बात मान ली तो और भी कहेंगे उनकी भी मानो। तो इसलिए अंग्रेज इसकी बात को सरलता से तो नहीं मानेंगे। लेकिन होगा क्या, फिर होगा ये
कि मंगल पांडे द्वारा क्या कर दिया गया ऐसा कि इनको घटना की हम शुरुआत मान रहे हैं। मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने, कैप्टन बाग थे एक अंग्रेज, कैप्टन बाग को गोली मार दी भाई। क्या कर दिया? गोली मार दी। अब भाई साहब इसको, किसको? कैप्टन बाग को जब गोली लग गई तो ये क्या होगा? निपट गया। कैप्टन बाग निपट गए भाई साहब, मर गए, खत्म कहानी इनकी। इन्होंने गोली एक और को मारी थी, ह्यूस्टन को। कैप्टन बाग और कौन है साथ में? ह्यूस्टन। ये दो लोग हैं, इन दोनों को गोली मारी है। और लेकिन कैप्टन बाग की क्या हो जाएगी? यहां पर कैप्टन बाग की मृत्यु हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं अंग्रेज मंगल पांडे से कहेंगे कि भाई साहब गोली मार दी, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास गन है। सेना थी अंग्रेजों के पास, पकड़ लिए मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी को पकड़ लिया गया। 29 मार्च 1857 को गोली मारी है इन्होंने, और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दी गई। बैरकपुर में मंगल पांडे को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। ये हो गई घटना यहां पर समाप्त। क्या हो गया यहां पर? यहां पर हो गई घटना समाप्त हो गई। अब क्या होगा? अब समझिए, ये घटना यहां हो गई, इसके बाद भी तो कुछ होगा। इसके बाद क्या होता है? अब आते हैं अप्रैल में। हमने देख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आ जाइए आप अप्रैल में। अप्रैल 1857 में क्या होगा? अप्रैल 1857 की बात यह है कि मेरठ की बात है। मेरठ के सिपाहियों ने भी क्या किया? मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया और सिपाही बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने कार्रवाई क्या की? सिपाही बंदी बना लिए। सिपाही बंदी बना लिए गए अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों को बंदी बना लिया गया। अब क्या करोगे? सिपाहियों को बंदी बना लिया गया है। बंदी बनाने के बाद की सिचुएशन क्या होगी? बाद की सिचुएशन यह होगी कि 10 मई 1857 को, 10 मई 1857, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है भाई। क्या विद्रोह किया है? विद्रोह यह किया गया है कि अप्रैल या 24 अप्रैल की बात थी। अप्रैल 1857 में मेरठ में जिन सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया था, अन्य सिपाहियों ने 10 मई 1857 को इन सभी सिपाहियों को बैरक से छुड़ाया और मतलब विद्रोह कर दिया एक तरीके से सिपाहियों को, और अंग्रेज अधिकारियों को जेल में डाला और अपने साथियों को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद क्या होगा? सिचुएशन क्या होगी? अब सिपाही मेरठ के पास, मेरठ से निकल के सिपाही चलेंगे किस ओर? सिपाही चलेंगे मेरठ के बगल में है दिल्ली की ओर, क्योंकि दिल्ली में है बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट थे ये वहां पर, और उनके साथ में एक गठजोड़ बनाया जाएगा। यहीं हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये गठजोड़ बनेगा, उससे क्या परिणाम निकलेंगे और वहां क्या क्या होगा, और अन्य रियासतें, राजा महाराजा किस प्रकार से विद्रोह में शामिल होंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में बताऊं कि 10 मई 1857 के बाद यहां से 11 मई को क्या होगा? 11 मई को 1857 को सिपाही दिल्ली पहुंच जाएंगे और 12 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा। 12 मई को दिल्ली पे सिपाहियों के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? कब्जा कर लिया जाएगा। दिल्ली पर हो गया है अब सिपाहियों का, मतलब सिपाहियों का कब्जा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां मैं बता दूं, सिपाहियों के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज अब कहीं है ही नहीं, चले गए, वो तो भारत छोड़ दिया। नहीं जी, वो फिर आएंगे, लड़ेंगे। तो यहां पर सिपाहियों के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई होगी। सिपाहियों व अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई होगी। अंग्रेजी सेना के बीच सेना के बीच लड़ाई होगी। और लड़ाई कहां होगी? एक एग्जाम में प्रश्न आया था कि ये लड़ाई किस नदी के तट पर हुई सबसे पहले? तो हिंडन नदी के तट पर होती है ये लड़ाई। किस नदी के तट पर होती है सबसे पहले लड़ाई सिपाहियों के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच?
हिंडन नदी, ये गाजियाबाद के पास जो नदी है हिंडन नदी, वहां पर ये लड़ाई होती है। तो हम समझ गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगली बात करें तो अब क्या होगा 1857 के बाद जब सिपाही क्या होते हैं। देखिए 10 मई को विद्रोह हुआ, 11 मई को सिपाही दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब इस बीच क्या होगा, दिल्ली में कौन है, दिल्ली में है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में सिपाही क्या करेंगे, बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ये नाम था इनका, जफर के नाम से कविताएं लिखते थे तो जफर भी कह सकते हैं। तो ये बात हुई कि सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली के लाल किले में रहते थे, 1803 में ही मुगल क्या हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो बहादुर शाह जफर पेंशन पे रहते थे। बात यह होगी कि 1857 में सिपाही जो विद्रोह करके दिल्ली पहुंचे हैं, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, भारत के सम्राट घोषित कर दिए गए। बहादुर शाह जफर एक 85 साल का बुजुर्ग है जो कि इस विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि वह अपना जीवन सुकून से जी रहा है, लेकिन वो इस विद्रोह में शामिल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि ऐसी कोई घटना उसके घर तक ना आए जिससे अंग्रेज उसके खिलाफ हो जाएं और उसकी पेंशन तक बंद हो जाए। अब बात ये आती है कि लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि बेटा एक बात बता कि 85 साल का तो तू है ही, जिएगा तो और कितना जी लेगा भाई, 2 साल 4 साल 6 साल, मरना तो है ही। ये कायरता का दाग लेके क्यों मरना चाहता है। बहादुर शाह जफर तैयार हो जाते हैं और विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया 85 साल का व्यक्ति क्या युद्ध करने जाएगा यार, युद्ध करने नहीं जाते। इसलिए बरेली से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बख्त खां। बरेली से एक व्यक्ति आते हैं, इनका नाम है बख्त खां। और बख्त खां बहादुर शाह जफर क्या करेंगे, एक सैनिक परिषद बनाएंगे जिस सैनिक परिषद का हेड बना दिया जाएगा बख्त खां को। सैनिक परिषद का अध्यक्ष किसे बना दिया जाएगा, बख्त खां को बना दिया जाएगा। तो बख्त खां वास्तविक रूप से लीड करेंगे ग्राउंड पर रह के, और बहादुर शाह जफर लाल किले में रह करके इसको लीड करते हैं। लेकिन समस्या ये होगी कि देखिए होगा क्या, अब दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 लोग आपको मिल गए, और ये 2 लोग कौन हैं, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ये याद रखने वाली बात है। अब समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि अब ब्रिटिश सेना तो चुपचाप बैठने वाली है नहीं। तो ब्रिटिश सेना यहां पर इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करेगी, ब्रिटिश सेना ने अपने ब्रिटिश अधिकारी, 2 ब्रिटिश अधिकारी यहां भेजे हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। ब्रिटिश अधिकारी हैं जो इस विद्रोह को दबाएंगे, और ये 2 अधिकारी हैं, मैं नाम आपको बता दूं, एक का नाम है निकलसन और एक का नाम है हडसन। निकलसन और हडसन, निकलसन की क्या हो जाएगी, युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, और हडसन बच जाएंगे। हडसन कुछ ऐसा कर देंगे जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। वो ये, हडसन द्वारा दिल्ली के विद्रोह का दमन कर दिया गया। दिल्ली के विद्रोह का दमन कर दिया गया भाई। दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया है, दिल्ली के विद्रोह का दमन किया है आपके हडसन ने। ठीक है, इसने क्या किया, जब ये अपनी सेना लेकर के पहुंचे तो बहादुर शाह जफर मैदान छोड़ के भाग गए। बहादुर शाह जो जफर थे, जफर हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे में छुप गया था भाई। हुमायूं के मकबरे में छुप गए। ये कौन, बहादुर शाह जफर। जफर हुमायूं के मकबरे में छुप गए, हडसन द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। किसने गिरफ्तार कर लिया, हडसन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसको, बहादुर शाह जफर को। और याद रखिए इनके नाती पोते बेटों सबको फांसी दे दी गई, तोप से उड़ा दिया गया, गला काट दिया गया, ये सब इनके साथ किया गया। अब जब ये हो गया, हडसन द्वारा गिरफ्तारी हो गई जफर की, तो एक और बात याद रखिए, जफर के साथ क्या हुआ फिर, जफर कहां गए, जफर को रंगून भेज दिया गया। जफर को रंगून भेज दिया गया। रंगून
निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित? भेज दिया गया है रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा, तत्कालीन बर्मा, जिसे आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, यहाँ पर निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने लिखा अपनी डेथ पर, इनकी आज भी वहीं पर समाधि बनी हुई है, इन्होंने लिखा कि जफर तू इतना बदनसीब है कि दफन के लिए तुझे अपने वतन की 2 गज जमीन नसीब ना हुई। समझ गए? तो जफर के साथ ये हुआ है। जफर जब अल सुबह उठे गिरफ्तारी के बाद, तो ये समझिए कितना बुरा हो सकता है जफर के साथ में, कि जब जफर उठे तो वहां पर सुबह सुबह उन्हें बड़े से थाल में एक नाश्ता परोसा गया, लाल मखमली कपड़े से ढका हुआ, और जफर से कहा गया कि नाश्ता कीजिए। जफर ने कहा कि मेरी तबीयत नहीं है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लेकिन जबरदस्ती उनसे वो कपड़ा उठवाया गया, तो उसमें उसके बेटों के कटे हुए सर थाल में रखे हुए थे। एक बुजुर्ग, एक वृद्ध, जिसके साथ अंग्रेजों ने कितना भी भीभत्स जो हत्याकांड, इस तरीके का जो घटना को अंजाम दिया है कि अंग्रेजों की निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी इसमें। ठीक है, जफर, तो फिर भी आप याद रखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जफर की गिरफ्तारी की है। हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया है, निकलसन मारा जा चुका है, हडसन ने गिरफ्तार किया और जफर को रंगून भेज दिया है, बर्मा, म्यांमार, जहां 1862 में जफर की डेथ हो जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये बात तो हो गई दिल्ली की, और ये 1857 की ही बात है। 1857 में मई से लेकर के आपके सितंबर तक में ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि इसके अलावा और भी रियासतें भारत में थीं। भारत बहुत बड़ा था और उसमें कई राजे महाराजा थे जो लोग चाहते हैं इस विद्रोह में शामिल होना, और वो शामिल होते हैं, लेकिन सबके अपने निजी उद्देश्य भी थे। तो इसलिए देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से होगा, कौन कौन सी और रियासतें हैं जो इसमें विद्रोह में शामिल होना चाहती हैं और शामिल होती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्रोह जब हुआ है, उस विद्रोह के समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत में कौन क्या था, ब्रिटेन में कौन क्या था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय की भारत की परिस्थितियां, उस समय कौन क्या था, ब्रिटेन में कौन क्या था। तो याद रखिए एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई ब्रिटेन की महारानी कौन थी जब 1857 की क्रांति हुई। तो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय क्वीन विक्टोरिया। कौन थी उस समय? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन है? क्वीन विक्टोरिया। याद रखिए इनका, विक्टोरिया, बाप रे नाम ही ऐसा है यार, क्वीन विक्टोरिया। आज भी कह देते ना किसी को, तू बड़ी क्वीन विक्टोरिया हो रही है। कुछ लड़की ज्यादा उस टाइप से बन के रहती है, एकदम बन ठन के, ज्यादा एटीट्यूड में, तो क्या कहते हैं? बड़ी क्वीन विक्टोरिया हो रही है। तो याद रखिए क्वीन विक्टोरिया 1857 की क्रांति के समय। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था इस समय? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था पामरस्टन। बड़ा ही भाई साहब खड़ूस टाइप का आदमी था, पूरी तरह से एकदम साम्राज्यवादी, हर किसी को शोषण करना है उसने, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करें और कौन क्या था, तो याद रखिए उस समय का गवर्नर जनरल कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो वो गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो था कैनिंग। कौन था इस समय? कैनिंग था गवर्नर जनरल। इसके अलावा और क्या है, देखिए मुगल सम्राट कौन था? अच्छा, और इससे पहले भी एक और चीज ब्रिटिशर्स के बारे में ही बता दूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि कंपनी का चीफ कमांडर कौन था? चीफ कमांडर यानी मुख्य सेनापति। चीफ कमांडर कौन था? तो चीफ कमांडर थे आपके एनिसन। ये एनिसन था जो चीफ कमांडर था। इसके अलावा देखें और कौन क्या है यहां पर, तो कंपनी का चीफ कमांडर हो गया। राजधानी क्या थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की? भारत की नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी उस समय कलकत्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी है कलकत्ता। नेक्स्ट अगर और देखें तो और कौन क्या है, और है आपका सैन्य मुख्यालय क्या था? सैन्य मुख्यालय 1857 की क्रांति के समय सैन्य मुख्यालय क्या बनाया गया था? तो सैन्य मुख्यालय था यहां पर शिमला। सैन्य मुख्यालय क्या था? शिमला।
ये भी याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें और कौन है सैन्य मुख्यालय के अलावा, किसके बारे में बात हो सकती है? बात हो सकती है मुगल बादशाह के बारे में बात हाँ, ब्रिटिश ईस्ट अस्थाई राजधानी भी बनाई थी इन्होंने। एक अस्थाई राजधानी थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी अस्थाई राजधानी के रूप में, चूंकि राजधानी तो कलकत्ता थी लेकिन एक अस्थाई राजधानी बनाई थी, और वो बनाया था इन्होंने अस्थाई राजधानी के रूप में स्थापित किया था इलाहाबाद को। किसको? इलाहाबाद को एक अस्थाई राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया था। लॉर्ड कैनिंग जो था यानी गवर्नर जनरल जो था, वो इलाहाबाद में रह के विद्रोह का दबाने के लिए जो ब्रिटिश सेना का जो आंदोलन चल रहा था उसको नियंत्रित कर रहा था, वहां रह करके इसको दबाने का प्रयास कर रहा था। अस्थाई राजधानी हो गई। अब बात आती है इस समय मुगल बादशाह कौन था? इस समय मुगल बादशाह कौन है? मैं अभी इसके बारे में पीछे जिक्र कर चुका हूं, पूरा नाम वहां लिख चुके हैं। बहादुर शाह जफर था ये, जो कि उस समय विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे उस समय के। ठीक है, ये बात आप लोग, ये यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ये एक सुनियोजित क्रांति थी। सुनियोजित, कई लोग कहते हैं कि एक सुनियोजित क्रांति थी, इसकी एक निश्चित तारीख थी, इसको 1857 की क्रांति का एक निश्चित प्रतीक बनाए गए थे, एक ध्वज बनाया गया था जिस पर वो चित्र अंकित किए गए थे। तो वो क्या क्या थे? तो देखिए हुआ क्या है कि क्रांति की निश्चित तारीख, यानी सिपाहियों ने क्रांति की एक निश्चित तारीख की थी, तारीख निश्चित की थी, क्रांति की निश्चित तारीख। क्रांति की निश्चित तारीख क्या थी? तो क्रांति की जो निश्चित तारीख थी वो थी 31 मई 1857 को। यानी कि ऐसा माना जाता है कि हमने तय किया था कि हम 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह हो गया पहले। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह की बिगुल फूंक दिया है पहले ही। अच्छा, यहां से यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्रांति का प्रतीक क्या था भाई? क्रांति का प्रतीक क्या था? यानी कि कैसे लोगों को पता चलेगा कि अब क्रांति होने वाली है? तो क्रांति होने वाली है तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा प्रतीक चिन्हों से, और प्रतीक चिन्ह थे कमल व रोटी। एक ध्वज बनाया गया था और उस ध्वज पर ये दोनों ही चीजें बनी होती थी, जिससे जब भी वो ध्वज गांव-गांव लेकर के लोग निकलेंगे तो पता चल जाता था कि विद्रोह अब बस होने वाला है। तो समझ गए होंगे आपकी इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जाने की आवश्यकता नहीं है फिल वक्त यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें अधिकांश प्रश्न वन लाइनर और इसी टाइप के रहते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको लेकर के कॉन्सेप्चुअल बातें भी आपको साथ साथ बताता चलूँ, और आपसे रिक्वेस्ट भी करता चलूँ यहीं पर कि प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जरूर करिए। इससे मैं जल्दी से जल्दी आपको यूट्यूब लाइव क्लास भी देना चाहता हूं, तो वो भी मैं कर पाऊं। ठीक है, आई होप आप करेंगे, उम्मीद करता हूं आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिल्ली में विद्रोह हो गया, तो अब कहां कहां विद्रोह हुआ? तो देखिए विद्रोह का स्थान देख लेते हैं, विद्रोह का स्थान, और दूसरी साथ में देख लेते हैं विद्रोह के स्थान के साथ में विद्रोह के नेता। विद्रोह के नेता कौन कौन से थे? ठीक है, और विद्रोह को किसने दबाया? अंग्रेज कौन था? वो अंग्रेज अधिकारी जिसने विद्रोह को दबाया था वो कौन था भाई? तो ये हम सब बातें देख लेते हैं कौन कौन था। तो सबसे पहले देखते हैं विद्रोह का स्थान। तो देखिए दिल्ली की बात मैं बता चुका हूं, किसने दबाया ये भी बता चुका हूं। दिल्ली के पास में ही आपका पड़ता है कानपुर। अब कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्या होता है? देखिए कानपुर है, यहां मैं मराठों को पहले ही बता चुका हूं तो आप उसमें भी याद रखिएगा। कानपुर, बात किसकी हो रही है? कानपुर। कानपुर में एक जगह पड़ती थी बिठूर, और बिठूर में कौन रहते थे? मैंने आपको बताया था कि बिठूर में हैं जो नाना साहब। बिठूर में कौन है? नाना साहब। मैंने बताया था कि आपको जो बाजीराव द्वितीय थे उनके साथ में पेंशन वगैरह का हो गया था, तो उसके बाद नाना साहब ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जो पेंशन बाजीराव को मिलती थी। अब वो पेंशन को ये बढ़वाना चाहते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरे इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था तात्या टोपे।
तात्या टोपे भी इनके साथ हैं और वो भी कानपुर में विद्रोह करने में साथ देंगे। ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं कानपुर के बिठूर में, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया था, तब से हर किताब में आने लगा और टीचर पढ़ाता है इस चीज को कि भाई इनका वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम बता देता हूं मैं भी, भाई मैं भी टीचर ही हूं यार, तो मैं भी बता ही दे रहा हूं आपको कि वो कौन थे। इनका नाम था दौंदू पंत नाना साहब का, और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो ये चीज है बस। अब बात आती है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था? तो दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल। कौन था ये? कैंपबेल। कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाने में भरसक साथ दिया और इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह को क्या कर दिया? किसने दबाया? कैंपबेल ने दबाया। अब दूसरी जगह के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, हुआ दबाने का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं कि नाना साहब भाग करके चले गए थे किधर? पेन चेंज कर लूं जरा, थोड़ा सा और आपको वैसा लगेगा। नाना साहब भाग करके चले गए थे नेपाल। ये नेपाल भाग गए। जब विद्रोह का दमन हुआ तो पकड़े नहीं गए नाना साहब। नाना साहब भाग के नेपाल चले गए और तात्या टोपे भाग करके चले गए थे कहां? ये भाई साहब भाग करके चले गए हैं झांसी। ये भाग गए थे झांसी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। और ये कौन है? अब दूसरी जगह के बारे में देखते हैं। और दूसरी जगह कानपुर के बगल में है लखनऊ। कौन सी जगह? लखनऊ, जो कि अवध की राजधानी थी। अवध, लखनऊ अवध। अवध में विद्रोह कौन करेगा? लखनऊ अवध में। लखनऊ अवध में विद्रोह करेंगे एक मैडम है यहां पर, नाम है इनका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल हैं ये। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वो जो बंगाल के अपने अवध के जो अंतिम नवाब थे, और इनका नाम था आपके वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह की रियासत थी अवध। अंग्रेजों ने 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अब अवध की एक बड़ी बात यह थी कि उन्होंने राज्य हड़प नीति के तहत तो किया, लेकिन कुशासन के आरोप पर किया। क्योंकि अवध के यानी वाजिद अली शाह जब मरे तो उनका उत्तराधिकारी तो था ब्रिटिश कादिर, लेकिन उसको शासन नहीं सौंपा गया, बल्कि क्या कर दिया गया, और उनकी रियासत को हड़प लिया गया 1856 में। तो वो भी शामिल हो गई, बेगम हजरत महल भी शामिल हो गई। बेगम हजरत महल की कहानी यह है कि बेगम हजरत महल जो हैं ये भी नेपाल भाग गई भाई। जब विद्रोह का दमन हुआ तो ये भी नेपाल चली गई। और दमन करने वाला व्यक्ति कौन है? दमन करने वाला व्यक्ति है कैंपबेल। कौन है? कैंपबेल। कैंपबेल ने यहां भी विद्रोह को दमन किया है और बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बरेली की। बरेली है एक जगह, है ना? कौन सी जगह है? बरेली। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? बरेली में है खान बहादुर खान। कौन है? खान बहादुर खान हैं जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए आगे आते हैं कैंपबेल। कौन है? कैंपबेल। यहां के विद्रोह को भी कौन दबाता है? इसको भी कैंपबेल के द्वारा दबा दिया जाएगा। कौन है बरेली में? खान बहादुर खान। और इस विद्रोह को भी कौन दबाएगा? कैंपबेल। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगली बात करें बरेली के बाद। बरेली के बाद में है फैजाबाद। फैजाबाद। और फैजाबाद के में विद्रोह कौन कर रहा है? फैजाबाद में विद्रोह कर रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन है यहां पर? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। याद रखिए, यहां के विद्रोह को दबाने का कार्य भी कैंपबेल के द्वारा ही होगा। इसके द्वारा दबाया गया फैजाबाद का विद्रोह आपके कैंपबेल के द्वारा। और विद्रोह लेकिन किया किसने है? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कौन है जो कहां पर विद्रोह होगा? तो अगला विद्रोह की बात करें, अगला विद्रोह होता है आपके झांसी। 5-6 हो गए शायद, तो मैं नाम नंबर नहीं डालता, मैं खुद भूल गया। झांसी।
झांसी। झांसी की बात करते हैं तो झांसी में विद्रोह कौन करेगा? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करेंगी रानी झांसी यानी कि लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई सबसे भाई साहब एक स्त्री ने इतना बड़ा विद्रोह करा कि अंग्रेजों को मतलब धूल चटा दी एक तरीके से। लेकिन कहना कि भाई कोई जैसे मैंने एक नाम आपको बताया नहीं कि एक दिल्ली में बहादुर शाह जफर फेल हो गया बेचारा। क्यों फेल हो गया? उसके साथ इतना बुरा हुआ, आपको जान के हैरत होगी। उसके ही एक भीतरघाती, उसके ही एक दरबारी ने अंग्रेजों को लगातार सूचनाएं दी। इलाही बख्श करके एक व्यक्ति था जो लगातार अंग्रेजों के टच में था, सूचनाएं दी। इतिहास गवाह है कि हार हुई है हमारी, तो हम हारे हैं तो अपनों के कारण ही हारे हैं ना, अपनों के कारण ही हारे हैं, अपनों के दगे से ही हारे हैं जिन्होंने दगा दिया है। तो लक्ष्मीबाई झांसी में कौन है विद्रोह का नेतृत्व कर रही है? झांसी। इनके साथ में मैंने आपको पीछे बताया था कि एक व्यक्ति यहां पर पहुंच जाते हैं और वो कौन है? तात्या टोपे हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग ये कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई सब जानते हैं, मनु मणिकर्णिका बनारस की थी। इनके पति थे लक्ष्मीबाई के गंगाधर राव, जो कि झांसी के राजा थे गंगाधर राव। लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद अंग्रेज झांसी को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लेते हैं। वो एक बेटे को गोद भी लेती हैं, लेकिन अंग्रेज उसे अपना उस रियासत झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आपने तस्वीर देखी होगी, पीठ पे एक बच्चा है छोटा सा उनके, और वो लड़ रही हैं, लगातार लड़ रही हैं। तो होगा क्या? रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबाने के लिए एक व्यक्ति आता है, अंग्रेज अधिकारी है ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया? जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। और इसने कहा था कि सिपाहियों में सोई हुई है, अकेली मर्द है। रानी झांसी, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए भाई कि रानी झांसी हारी कहां पे थी? लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले में मारी गई थी। ग्वालियर के किले में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। आप ये मत समझ लेना कि झांसी में मृत्यु हुई है रानी लक्ष्मीबाई की, नहीं। रानी झांसी ने ग्वालियर के किले को कब्जा लिया था। बहादुर वीरता की मिसाल है ये। और ग्वालियर के किले में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब जनरल ह्यूरोज अपनी सेना लेके पहुंचा तो ये वहां पर वीर गति को प्राप्त हुई, इनकी मृत्यु हो गई उसमें। और यहां पर इनके साथ तात्या टोपे। इनकी कहानी बढ़िया है। ये भाई साहब अभी कहां पर हैं? ये अब ग्वालियर पहुंच गए हैं, है ना। मैं बताऊंगा इनको, ये ग्वालियर पहुंच गए हैं। यानी इनका भी यही बता देता हूं, ग्वालियर में विद्रोह किसने किया है। और ग्वालियर में विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम है, आप जो देख रहे हैं यहां पर, तात्या टोपे। किसने किया है? तात्या टोपे ने ग्वालियर का भी विद्रोह में ये शामिल रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में एक बात हो जाएगी कि ग्वालियर में इनका एक मित्र है, मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण, मित्र मानसिंह की मुखबिरी पर ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। गिरफ्तार करने के बाद इनको फांसी दे दी जाएगी भाई। 1858 की बात है ये, और इनको फांसी हो जाएगी। रानी झांसी के बाद ग्वालियर पे तात्या टोपे विद्रोह करेंगे। इनका मित्र है मान सिंह। पता नहीं, समझ में नहीं आता लोग कैसे मतलब अपने ही लोगों को धोखा दे देते हैं तुरंत। खैर भाई, कई लोगों को अनुभव होते हैं, मुझे भी अपने जीवन में ऐसे कई अनुभव हुए हैं, आपको भी हुए होंगे। भगवान न करे किसी को फिर ऐसा अनुभव हो। लोग समझें इस बात को कि भाई साहब दुश्मन मारे तो समझ में आता है, अपने लोग धोखा दे देते हैं कभी कभी। बड़ा खराब लगता है यार। इनको कितना खराब लगा होगा तात्या टोपे को कि इनको इनका दोस्त बुला के ले गया, आम के बाग में सुलाया और पुलिस बुला लिया अगले आदमी ने। बताओ, ये बेचारे पकड़े गए, फांसी हो गई। खैर इतिहास है ये। इसके अलावा विद्रोह और कहां कहां पर हुआ है तो देखते हैं कहां कहां विद्रोह हुआ है। विद्रोह की एक घटना होती है आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं आपके लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? विद्रोह का नेतृत्व करेंगे आपके लियाकत अली। कौन करेंगे? लियाकत अली करेंगे। विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली करेंगे। लेकिन इस विद्रोह को यहां पर कौन दबाएगा? इस विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन नील आएगा और इस विद्रोह को दबा दिया जाएगा। इलाहाबाद के अलावा और कहां पर विद्रोह होगा? और देखिए, और विद्रोह होगा इसके अलावा। इलाहाबाद के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है बिहार। बिहार में विद्रोह होगा। और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन करेगा? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे आपके
सॉरी, मैं आपको पहले नाम बता दूं, मैं कुछ देख रहा था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे आपके जगदीशपुर के जमींदार। कौन है यहां पर? जगदीशपुर के जमींदार, जगदीशपुर के जमींदार हैं ये, और इनका नाम है कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय सबसे जो तगड़ा विद्रोह हुआ वो इन्होंने किया, कुंवर सिंह ने। किसने किया है? कुंवर सिंह ने किया है। कुंवर सिंह 65 साल के बुजुर्ग अंग्रेजों को 5 बार हराया इन्होंने। 5वीं लड़ाई में तलवार लग जाने के कारण बाजू कट गई थी, जिसके कारण से इनका बहुत ज्यादा रक्त बह गया और एक 65 साल के बुजुर्ग 1857 की क्रांति में मारे गए, जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त किया। एक एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अंग्रेजों को कड़ी टक्कर किसने दी थी 1857 की क्रांति के समय? तो वो कौन थे? बिहार के में जगदीशपुर के जमींदार हैं कुंवर सिंह, इन्होंने ही दी थी। और इस विद्रोह का दमन करने वाले 2 लोग हैं, एक हैं आपके टेलर और एक है विंसेंट। एक व्यक्ति का नाम है टेलर और एक का नाम है विंसेंट। ये 2 लोग हैं यहां पर जो कि इस विद्रोह को दमन करते हैं और इस विद्रोह का समापन होता है बिहार के विद्रोह का। तो इसी के साथ हमने देख लिया। अच्छा, कुछ और बता दूं, चलिए। हाँ, कुछ और नाम आ जाते हैं कई एग्जाम्स में। असम में किसने विद्रोह किया है? असम में है मनीराम दत्त। ये भी चलो कुछ और नाम जानने को मिलते हैं, कहां कहां और हुआ। तो असम में कभी पूछ ले आपसे, ये हालांकि यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है कि असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त ने किया था। मथुरा में भी विद्रोह हुआ है और मथुरा का विद्रोह किया है आपके देवी सिंह जी ने। किसने किया है? देवी सिंह जी ने किया है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये विद्रोह हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और चीजों की। तो ये बात हो गई, हमने बात कर ली विद्रोह के कारणों की या विद्रोह की घटनाओं की और स्थानों की, नेताओं की। अब बात करते हैं इस विद्रोह के बारे में, विद्रोह के परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं और इसके साथ में देखेंगे, अंतिम बात करेंगे कि विद्रोह के बारे में किसने क्या अपने विचार दिए हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या है कि विद्रोह के परिणाम क्या रहे। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे हैं? तो परिणाम क्या है? तो परिणाम देखिए, 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ी बात थी 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र। क्या था? विक्टोरिया घोषणा पत्र। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ये विक्टोरिया घोषणा पत्र है। विक्टोरिया घोषणा पत्र के बारे में एक चीज जान लीजिए आप लोग कि विक्टोरिया घोषणा पत्र को महारानी विक्टोरिया ने पेश किया है। इसे कैनिंग गवर्नर जनरल था, ये कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। क्योंकि कैनिंग कहाँ था? इलाहाबाद में। इसे पढ़ करके सुनाया गया, विक्टोरिया ने घोषणा की। देखिए, विक्टोरिया घोषणा पत्र की एक सिंपल सी बात थी। उसने कहा कि भारतीय राजाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। विद्रोह के परिणाम को यदि सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आप समझें, एग्जाम में प्रश्न समझें, तो भाई एक बात याद रखना कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला था ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, कंपनी का शासन का अंत हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ व्यापार कर सकती है, शासन नहीं कर सकती। अगर ये नहीं शासन करेगी तो भाई शासन करेगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटेन का भारत पर सीधा शासन प्रारंभ। ब्रिटेन का भारत पर सीधा शासन प्रारंभ हो गया। सीधा शासन प्रारंभ हो गया भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। सीधा शासन प्रारंभ हो गया यहां पर। अब ये एक परिणाम हुआ। इसके अलावा याद रखिए कि गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? वायसराय। और पहला वायसराय की बात करें तो पहला वायसराय बना कैनिंग। 1862 तक ये रहा, ठीक है, कैनिंग।
इसके अलावा और क्या परिणाम निकले भाई? अब देखो परिणामों तो बहुत सारे परिणाम निकले हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जो जरूरी थे वो पॉइंट्स बता दिए हैं। ब्रिटेन का भारत पर सीधा शासन प्रारंभ हो गया है। यहां पर अब ब्रिटिश महारानी, यानी कि अब तक गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अब किसको रिपोर्ट करेगा? सीधे महारानी को रिपोर्ट करेगा भाई, क्योंकि अब तो ब्रिटेन का शासन है। कितने होशियार लोग हैं, एक प्राइवेट कंपनी भारत पे शासन कर रही थी अब तक, है जी, अब ब्रिटेन ने अपने अंडर ले लिया। मतलब ऐसा नहीं था कि छोड़ दो, जान दो, ऐसा मत करो कि इनको लोगों को परेशान मत करो। महारानी और होशियार, उनने क्या करा? ब्रिटेन का शासन शुरू कर दिया भारत पे। भाई ये तो भाई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल किया गया भारत को, बुरी तरह से भाई साहब, समझिए। सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, लगातार उसकी लूट खसोट अब ब्रिटेन सीधा शुरू कर देगा। अब आपको यहां पर एक कुछ बातें और याद रखनी चाहिए। पहली तो ये कि 1857 की क्रांति में जो क्रांति हुई है ना, फेल हो गई, क्रांति विफल हो गई। सबसे बड़ा परिणाम है ना, विफल। विफलता का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण था विफलता का, याद रखिए, हम लोग असंगठित थे। क्या थे? असंगठित होना। दूसरा कारण यदि देखें, क्रांति जो असफल हुई है उसका कारण है असंगठित हुए, एक तो हम। दूसरा यह था कि समय से पहले प्रारंभ हो गई थी ये क्रांति, जो 31 मैंने बताया था, 31 मई क्रांति शुरू हो गई, 29 मार्च को ही। अब और क्या चीजें हैं? क्रांति विफल हो गई। विफलता का एक बड़ा कारण इसमें यह था कि भारत का जो मध्यम वर्ग था, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है, मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। विद्रोह में भाग नहीं लिया है भाई, आज भी नहीं लेता। हाँ जी, विद्रोह हो, कहीं कुछ हो जाए, विद्रोह मतलब मध्यम वर्ग, वो व्यक्ति जो कि रोज कमाता खाते, मतलब कमाने जाता है, नौकरी करता है, बढ़िया एकदम घड़ी पहनता है हमारी तरह एकदम से, और घड़ी को ऐसे रखता है, बार बार दिखाता है, बढ़िया सी शर्ट खरीद लेगा तो उसे 10 बार दिखाएगा, ऐसे सही करेगा, सेट करेगा। मध्यम वर्ग जिसके पास है कम, दिखाता ज्यादा है, रोज कमाना है, उसने कमा कर ही काम चलेगा, तो लड़ाई करेगा कि कमाई पे ध्यान देगा। ईएमआई पे सारी चीज खरीद रखी है उनने, है ना, किस्त पे सारी चीज आ रही है, बेचारा काम धंधा छोड़कर विद्रोह नहीं करने जाएगा कहीं, आज भी नहीं करता है, तब क्या आज भी नहीं करता है। तो भाई साहब ये वर्ग शामिल नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा वर्ग था जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए इस विद्रोह के बारे में? इस विद्रोह के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ लोगों ने कुछ अपने विचार दिए हैं। तो विचार क्या हैं? लोगों के, विद्वानों के विचार, है ना, विद्वान कहे जाएंगे ऐसे लोग। तो विद्वानों के विचार क्या हैं? यहां पर क्या विचार दिए हैं विद्वान लोगों ने कि 1857 का विद्रोह क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में विचार दिए हैं। तो विचार क्या है? देखिए, पहली चीज, एक अंग्रेज अधिकारी हैं, लॉरेंस हैं, एक सीले हैं और एक होम्स हैं। अंग्रेज हैं, एक हैं लॉरेंस, एक हैं सीले, एक हैं होम्स। ये लोग क्या कहते हैं इस विद्रोह के बारे में? ये लोग इसे एक विद्रोह को विद्रोह नहीं मानते, इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, इसे क्या मानते हैं? इस विद्रोह को ये लोग मानते हैं सैनिक विद्रोह। क्या मान के चलते हैं? ये कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ नहीं था। सिपाहियों ने विद्रोह करा और विद्रोह खत्म, कहानी हो गई, छुट्टी, ज्यादा कुछ टेंशन ही नहीं। इन्होंने इस बात को नकार दिया। एक रीज थे, एक अंग्रेज अधिकारी हैं रीज, है ना, जनरल रीज। जनरल रीज का कहना था कि यह धर्मांधों का युद्ध था। किसका युद्ध था? धर्मांधों का युद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध। ये क्या कहते हैं? ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध है। वेरी गुड भाई साहब, आप मतलब नकार दे रहे हैं कि मतलब युद्ध कोई युद्ध ही नहीं है। तो अंग्रेज लोग मतलब क्या कही जाए, मतलब पकड़ लो दे कूट दो। आज नहीं, मतलब उस टाइम पे कूट लेते, अब तो सही लगते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट और कौन है, और क्या कहते हैं और लोग? एक व्यक्ति अंग्रेज ऐसे भी हैं, बेंजामिन डिजरेली। क्या नाम है? बेंजामिन डिजरेली। बेंजामिन डिजरेली कुछ अच्छा कह देते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में
ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेंजामिन डिज़रेली खड़े होकर कहते हैं कि ये कोई सैनिक विद्रोह, इस तरीके का विद्रोह जो कहा जा रहा है नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसे क्या कह देते हैं? वो इसे कह देते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। भाई ये अंग्रेज हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? इसको राष्ट्रीय विद्रोह बता रहे हैं 1857 की क्रांति को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है, अब बात करता हूं एक भारतीय के बारे में। वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस समय पर नहीं, 1857 की क्रांति के समय पर। आज जैसे कई सारी और भी किताबें हैं। तो बीडी सावरकर को जब काला पानी की सजा हुई, इन्होंने एक किताब लिखी, और मैं बताऊंगा उन्होंने जब वो पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में थे तब क्या किया। तो विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी, और किताब का नाम था द इंडियन वॉर। इनकी जो बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी, द इंडियन वॉर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस 1857। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो हर एग्जाम में पूछी गई है। वो इन्होंने क्या कहा कि 1800 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इन्होंने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि 1857 की क्रांति को पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो ये कौन है? वीडी सावरकर हैं। ये पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय जिन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इन्होंने की किताब का नाम भी आप याद रखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तब इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या और किया है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इस घटना को, 1857 के विद्रोह को अच्छे से समझ लिया होगा। आपसे फिर एक बार कह दूं कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग इसे शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलेंगे।